हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका स्लीवी क्लासेस के आज के इस लेक्चर के अंदर, जहाँ पे हम बात करेंगे एक बहुत ही क्रिटिकल मुद्दे की। अब जैसे कि आप सबको पता है, फेब में हमारे जो है नए ईसीईसी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उन्हें अपॉइंट करने की ज़रूरत पड़ गई। साथ ही साथ में एक वैकेंसी भी आ गई थी फॉर एन इलेक्शन कमिश्नर, तो उसकी अपॉइंटमेंट भी ड्यू थी। और इसी के मद्देनज़र रखते हुए ज्ञानेश कुमार जी को जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर घोषित कर दिया गया आफ्टर बीइंग सिलेक्टेड बाय अ सिलेक्शन कमिटी, जो कि दिसंबर 2023 के एक नए एक्ट के तहत बनी है। Now, because of this, there has been an ample amount of debate, especially जो opposition है उन्होंने ये मुद्दा आगे रखा कि ये जो एक्ट है इसकी वैलिडिटी को लेके ऑलरेडी बहुत सारी पिटिशंस जो कि इसे चैलेंज कर रही हैं पेंडिंग है इन द सुप्रीम कोर्ट। तो उनका ये कहना था कि जब तक ये नहीं हो जाता है तब तक इस तरह की अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए, राइट? Very importantly, Gyanesh Kumar is also the first Chief Election Commissioner of India to be appointed as per the new Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act, जो कि December 2023 के अंदर आया था। Now, this act was passed by the Parliament, right? Particularly in the aftermath of a very critical Supreme Court judgment, जो कि March 2023 में आई थी, right? There were a number of petitions जिन्होंने questions उठाए थे with respect to the declining independence, the declining transparency and efficacy of the Election Commission of India. And one of the reasons they stated कि ये जो body है अपनी independence खो रही है, एक caged tiger बनती जा रही है, is because of the appointment process which continues to be controlled by the executive, right? तो इसी के चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही प्रोग्रेसिव रूलिंग दी थी, जहाँ पे इन्होंने कहा था जब तक पार्लियामेंट एक लॉ नहीं बनाता है तब तक व्हाट वी विल बी डूइंग इज वी विल बी इंस्टेटिंग एन एड हॉक प्रोसेस। और इस एड हॉक प्रोसेस के अंदर एक सिलेक्शन कमेटी होगी। ये सिलेक्शन पैनल कौन होगा? इट विल कंप्राइज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो कि लोकसभा के अंदर होते हैं, एज वेल एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, अब जैसे ही ये पास हुआ, ये जजमेंट निकल के आती है, वैसे ही पार्लियामेंट जो है पास कर देता है 2023 का ये नया एक्ट। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट शुड कम टू योर माइंड इज कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन क्यों करना पड़ा, एक नए एक्ट की ज़रूरत क्या हुई, राइट? नाउ वी नो दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, किस तरह की एक बॉडी है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, वेरी इंपॉर्टेंटली, ठीक है। एंड इसको रेगुलेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही प्रोविजंस दिए गए हैं। आर्टिकल 324 वेरी इंपॉर्टेंटली डील करता है विद दिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि कहता है सबसे पहले इसका कॉम्पोजिशन क्या होगा। Now, this states that the Election Commission of India will comprise Chief Election Commissioner as well as such number of election commissioners as the President may decide. Right? So, the Constitution itself does not mention the number of election commissioners. Right? It is up to the President to decide the same. Now, very importantly, the Constitution specifies that the President is going to be in charge of appointing the Chief Election Commissioner as well as the election commissioners subject to the provisions of an act of the Parliament. Right? तो इन्होंने क्या बोला कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इनको इलेक्ट करने की, इन्हें अपॉइंट करने की, वो प्रेसिडेंट के ऊपर है, सब्जेक्ट टू अगर एक कोई लॉ आता है ऑफ द पार्लियामेंट जो कि डिस्क्राइब करता है प्रोसीजर को, प्रोसेस को फॉर अपॉइंटमेंट, राइट? एज पर दैट प्रोसेस द प्रेसिडेंट इज गोइंग टू अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर and the election commissioners. Now, this debate with respect to appointments isn't something new. In fact, the Constituent Assembly as well had witnessed a heated discussion with respect to this process.
and leading amongst them was Dr. B.R. Ambedkar, right, who had realized that, listen, for a successful democracy, free and fair elections, right, the conduct of free and fair elections, and very importantly the fact that people have trust in this, right, people have trust in this, people have faith in this, that is very important to maintain the legitimacy of a democracy, especially a young democracy like India. Now, he said that to maintain the same, election machinery cannot be under the thumb of the government, right? The government cannot be left in charge of them, because the government may end up doing as it pleases to maintain its position, to maintain itself in power. Right? However, members of the Constituent Assembly, they agreed that it's not up to us or the Constitution to finalize this process. Let us leave the appointment mechanism to the discretion of the Parliament. Let the Parliament come up with the law. Right, till 1991 there was no law regulating it, there was no law which talked about the same, right? And क्या होता था कि president भी हमें क्या पता है कि president can also act only on the aid and advice of the prime minister heading the आपके council of ministers. मतलब basically it was the prime minister and the council of ministers dictating who gets to be appointed as the CEC and the CEC. 1991 में पहली बार पार्लियामेंट ने पास किया द इलेक्शन कमीशन कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट, एंड इसने बात की सैलरीज की, राइट. हाउएवर ये इस एक्ट ने भी कोई प्रोसेस, अपॉइंटमेंट का प्रोसेस जो है उसे प्रोवाइड नहीं किया, राइट. सो अब क्या हुआ, जब सैलरीज एक्सेट्रा तो उनकी कंडीशंस ऑफ सर्विस की तो बात कर ली, बट क्या हुआ, बेसिकली अभी भी सेम प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ही कंटिन्यू रहा, वेर इन इट वॉज बींग डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट basically on the aid and advice of the Prime Minister heading the Council of Ministers. Now this came to be challenged and the final decision came through in 2023 March in the Anup Barnwal versus Union of India judgment. Right? Now in this judgment, one of the very important observations जो कि Supreme Court ने आगे रखी थी was the fact that देखिए, a constitutional body like Election Commission of India in a democratic republic like India needs to be independent. And one of the measures of independence is कि इनके अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, right, जो इसे constitute कर रहे हैं, how are they appointed, right? So they said therefore this appointment needs to be regulated by law. There needs to be a law that defines a particular process जिसके through transparently हम जो है इलेक्ट कर पाए इसके मेंबर्स को, एंड ये भी इम्पॉर्टेंट है इंश्योर करना कि ये डिक्टेट ना किया जाए बाय द एग्जीक्यूटिव, राइट. व्हाई? बिकॉज दिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया is also supposed to ensure free and fair elections. It is supposed to ensure that the government in power does not misuse this power, right, to retain itself in the position of control. सो अब कोर्ट ने रूल किया कि जब तक पार्लियामेंट एक लॉ नहीं बना देती है इस प्रोसेस को स्ट्रिक्टली डिफाइन करते हुए, तो हम एक एड हॉक प्रोसीजर बना रहे हैं, राइट. बहुत बार क्या हुआ, जुडिशरी ने ऐसा गैप फिलिंग का काम हमने देखा है विशाखा गाइडलाइंस में भी, राइट, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि जब तक सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के साथ टैकल करने के लिए पार्लियामेंट डजंट मेक अ लॉ, वी विल बी इशूइंग सर्टेन एड हॉक गाइडलाइंस विच यू हैव टू फॉलो till they are replaced by a law of the parliament, जिसके चलते हुए विशाखा गाइडलाइंस इशू की गई थी. ठीक है, तो इसी तरह से कोर्ट ने क्या बोला कि एक एड हॉक सिलेक्शन कमेटी जो है वो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ. ये कमेटी विल कंप्राइज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज वेल एज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा या फिर द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी. बेसिकली एग्जीक्यूटिव की जो एक मोनोपोली थी ओवर द सिलेक्शन ऑफ द CEC एंड ECs, उसके ऊपर काफ़ी हेविली जो है वार किया गया बाय दिस जजमेंट. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नोट किया दैट व्हेन वी लुक एट न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, है ना, बहुत सारी ऐसी बॉडीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी और कमिटीज़ हैं जिनके हेड्स भी जो हैं अपॉइंट किए जाते हैं, एंड ऑफन दे आर अपॉइंटेड बाय सर्टन कमिटीज़ दैट आर एग्जीक्यूटिव हैवी. पर वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसी सारी बॉडी से ऊपर उठ के है, राइट.
it is on a higher pedestal. Why? Because of the unique functions and duties जो ये perform करते हैं. And that is why इनकी appointments का खास ख्याल रखना and ensure करना that these appointments are made according to a law which is passed in the parliament, ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Right? Now, इससे पहले भी before the Supreme Court came up with an ad hoc mechanism, it's not the first time. इससे पहले भी न्यूमरस कमिटीज़ ने, कमीशंस ने इसके ऊपर चर्चा की है और अपने अपने जो सजेशंस हैं उन्हें आगे रखने की भी कोशिश की है. राइट. सो फॉर एग्जांपल द 1990 गोस्वामी कमेटी, इन्होंने कहा था कि देखिए व्हेन इट कम्स टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, आप इन्हें अपॉइंट कीजिए, करे इनको अपॉइंट किया जाए बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन अगेन विद द चीफ जस्टिस प्लस द लीडर ऑफ ऑपोजिशन. राइट. वाई? बिकॉज प्रेसिडेंट की कंसल्टेशन तो ऑब्वियसली कौन डिफाइन कर रहा है? जो प्राइम मिनिस्टर हेडिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं. राइट. तो उनकी रिप्रेजेंटेशन वाया प्रेसिडेंट हो गई प्लस चीफ जस्टिस एंड द LOP. जहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर्स की बात आती है तो अगेन प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करे इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा plus the chief election commissioner. So in fact this came very close to what was suggested by the Supreme Court in its 2023 judgment. Now then another 70th amendment bill tried to talk about the same, right? जहाँ पे इन्होंने suggest किया कि the chairperson of the Rajya Sabha plus speaker of Lok Sabha plus leader of opposition of Lok Sabha, right? ये सब इस कमेटी का हिस्सा हों. Furthermore, when it comes to appointment of the election commissioners, इसके अंदर CEC को भी जो है ये जोड़ दिया जाए. Then the National Commission to Review the Working of the Constitution 2002 के अंदर इनकी जो रिपोर्ट आई, उन्होंने सजेस्ट किया प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा प्लस डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, इन सब को मेंबर बना दिया जाए ऑफ द सिलेक्शन पैनल जो कि इनको अपॉइंट करेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स को. फाइनली 2023 में इन सब को बॉयल डाउन करके सुप्रीम कोर्ट ने जो एड हॉक सजेशन दिया था was प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा प्लस द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. However, now what happened? दिसंबर 2023 में ही एक एक्ट पास कर दिया गया बाय द पार्लियामेंट जिसने अब अपॉइंटमेंट प्रोसेस को डिफाइन कर दिया, including the members of the selection panel. And this Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act has replaced its 1991 का predecessor. And अब ये changes लेके आता है in how they are appointed, क्या इनकी salary होगी, and also talks about the removal of the Chief Election Commissioner as well as the election commissioners. Now सबसे पहले when it comes to the appointment, right, इन CEC and ECs को अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट द्वारा अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमेटी. और कौन होंगे सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स? प्राइम मिनिस्टर, एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ द लोकसभा या जो भी हेड करते हैं लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा. तो बेसिकली इंस्टेड ऑफ द CJI, राइट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह अब कौन होंगे? एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो है ये होंगे. राइट. तो यही अब जो राहुल गांधी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उनका यही दावा था कि देखिए आपने बेसिकली एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस को रिटेन कर दिया है एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन वहाँ पे अगर जा रहा है वो सिर्फ अपने कमेंट्स देने जा रहा है, अपना डिसेंट देने जा रहा है. इफ़ ही डजंट, ही और शी हैपन्स टू नॉट अग्री विद यू, वो आपकी जो एक मेजॉरिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव उसको चैलेंज नहीं कर पाएगा. वेरी इंपॉर्टेंटली एक और चीज़ जो कि यहाँ पे ऐड की गई है कि रिकमेंडेशंस जो है सिलेक्शन कमेटी की ये वैलिड होंगी इवन व्हेन देयर इज़ अ वैकेंसी इन दिस कमेटी. इसका मतलब क्या है कि अगर कोई अपनी प्रोटेस्ट या डिसेंट रजिस्टर करने के लिए जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो बोले मैं मीटिंग ही नहीं अटेंड करूँगा तो ताकि सिलेक्शन ही ना हो पाए. अब इन्होंने क्या बोल दिया कि अगर वैकेंसी है, राइट, एंड उस वैकेंसी के अंदर तो जो एग्जिस्टिंग नो मेंबर्स है उन्होंने चुनाव कर लिया तो भी जो अपॉइंटमेंट है वो वैलिड मानी जाएगी. एक और ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि देखिए लोकसभा डिसॉल्व कर दी गई एंड इन द मीनवाइल जो है कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन ही नहीं बचे, राइट, और इलेक्शन सर पे आ रहे हो तो कौन? एग्जीक्यूटिव डिसाइड कर सकता है अपने 2 मेंबर्स के थ्रू ही सीधा दैट हु गेट्स टू बी द CEC एंड इलेक्शन कमिश्नर्स. सो द इंक्लूजन ऑफ LOP जो है
वो एक सिर्फ नेम सेक के लिए जो है ऑलमोस्ट किया गया है, ये उनका कंटेंशन है। साथ ही में बिफोर गोइंग टू द सिलेक्शन कमेटी एक सर्च कमेटी होगी विच विल बी हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी, जो प्रपोज करेगी अ पैनल ऑफ नेम्स टू द सिलेक्शन कमेटी, जो कि फिर उसमें से चॉइस कर सकती है। देन दिस इज़ नॉट बाइंडिंग ऑल्सो, राइट, ये चूज़ कर सकती है अमंग्स द नेम्स जो कि सर्च कमेटी ने आगे रखे, बट इट कैन ऑल्सो गो बियॉन्ड दीज नेम्स। हाउएवर कुछ चीज़ें जो है इन्होंने मैंडेट कर दी हैं, राइट, मैंडेट कर दी है कि वाइल यू मे गो बियॉन्ड, राइट, वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट अगर आपको लगता है दैट यू हैव टू गो बियॉन्ड वट एवर इज सजेस्टेड बाय द सर्च कमिटी, सर्टन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मस्ट बी मेट। क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? पहले तो जो जेनरिक पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी होनी चाहिए, देन सेकेंडली इनके पास नॉलेज एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मैनेजमेंट एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंटली ये या हो या फिर should have been a secretary or equivalent to the government, right? तो बेसिकली जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन तक जो है इन्होंने लिमिट कर दिया है, जो कि एटलीस्ट इस पोजीशन को ऑक्यूपाई कर चुके हैं। ना वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे जो सैलरीज एंड कंडीशंस है उनके अंदर भी चेंज आया है। 1991 के एक्ट के तहत जो CEC एंड ECs की सैलरी एंड कंडीशंस होती थी दैट वाज इक्विवेलेंट टू सुप्रीम कोर्ट जज। However, now the salary and conditions of service of the Chief Election Commissioner and election commissioners will be equivalent to that of a कैबिनेट सेक्रेटरी। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है जो कि हमें पता होना चाहिए। एक्ट ने हाउएवर व्हेन इट कम्स टू द रिमूवल प्रोसेस रिटेन कर लिया है वही सेम प्रोसीजर, राइट, कि CEC को सिमिलर मैनर में जो है रिमूव किया जा सकता है एंड ऑन द सेम ग्राउंड्स एज अ सुप्रीम कोर्ट जज, एंड इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया को रिमूव किया जा सकता है ओनली अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इसके अंदर जो है वो कोई चेंज नहीं लेके आए हैं, सेम ही चीज़ को जो है इन्होंने रिपीट किया है। अब मेजर इश्यूज इसमें से निकल के आते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने यही पॉइंट आउट किया कि देखिए यहाँ पे ये जो क्लॉज 7 है जो कि अपॉइंटमेंट के लिए ऑलमोस्ट पूरी पावर जो है एग्जीक्यूटिव के हाथ में ही दे देता है बिकॉज ऑफ देयर मोनोपोली, जिसके कारण गवर्नमेंट की डोमिनेंस आएगी, रेजेस क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू इट्स इंडिपेंडेंस, राइट, इट्स इम्पार्शियलिटी, इट्स फेयरनेस, इट्स ट्रांसपेरेंसी एज वेल, राइट। तो ये एक मेजर मुद्दा हो गया है। देन वेरी इंपॉर्टेंटली एक्सेप्टिंग जो सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशंस है इन स्पाइट ऑफ वैकेंसी, राइट, कि चाहे कोई बॉयकॉट कर दे, चाहे वो वेकेंट हो, उसके बाद भी अपॉइंट कर सकते हैं। बेसिकली डी फैक्टो पावर किसको दे देता है? गवर्नमेंट को ही दे देता है इन हैविंग अ से ऑन हु गेट्स टू बी द CEC और द इलेक्शन कमिश्नर्स। Another major area जिसके थ्रू their independence has been curbed is with respect to the salaries. अब हमने बात की थी कि अब सैलरीज किसकी जितनी होंगी? कैबिनेट सेक्रेटरी जितनी। पहले क्या होता था? सुप्रीम कोर्ट के जज जितनी होती थी। Now technically if you look at the amount right now, right, if you look at the amount today, both salaries are currently equivalent, right, they are the same as one another, तो उसमें डिफरेंस नहीं आया है, ठीक है। बट वेरी इंपॉर्टेंटली हाउ दे आर रेगुलेटेड इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। किस तरह से इन्हें रेगुलेट किया जाता है, कौन डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड करता है। व्हेन इट कम्स टू द सुप्रीम कोर्ट जज सैलरी, आर्टिकल 25, ये आपने याद रखना है, आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर करता है कि सैलरी ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज बी फिक्स्ड बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। हाउएवर जब कैबिनेट सेक्रेटरी की सैलरी की बात होती है, ये फिक्स की जाती है किसके द्वारा? गवर्नमेंट द्वारा, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ व्हाट? द सेंट्रल पे कमीशन। तो बेसिकली नॉट जस्ट इन द अपॉइंटमेंट प्रोसीजर but even in determining the salary of the chief election commissioner and election commissioners now, the government is going to have a direct say, which again raises question with respect to the autonomy of election commission of India. And then obviously there continues to be a lack of parity when it comes to the removal procedure. कब से जो है ये क्वेश्चन रेज किया गया है कि इलेक्शन कमिश्नर्स को इक्वल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए जिस तरह से CEC को दी गई है, बट 2023 का एक्ट इसे चेंज नहीं करता, राइट।
इसी के चलते हुए बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज इश्यूज द मोमेंट द लॉ वॉज पास्ड a number of petitions were filed in the Supreme Court, including by the ADR, challenging its validity and saying that it goes against the spirit which was espoused in the Supreme Court verdict. The very idea was to free the Election Commission of India from the clutches of executive control, but rather than going down this route, ये जो है reverse path अब ले लेती है. और इसीलिए इन पिटिशंस ने बार बार जब 2024 में 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करना था, इन्होंने बोला कि नहीं, जब तक ये रिजॉल्व नहीं कर दिया जाता सुप्रीम कोर्ट द्वारा, आप उसे होल्ड पे रखिए. तब जो है ये नहीं माना गया. The same point was raised again in 2025 with respect to appointment of the CEC and election commissioner, but again this wasn't really listened to. एपेक्स कोर्ट ने भी 2024 में ही बोल दिया था कि हम स्टे नहीं करेंगे किसी भी अपॉइंटमेंट्स को, बट एंड में जो भी डिसीजन आता है आफ्टर द वर्डिक्ट, आफ्टर द फाइनल वर्डिक्ट, द गवर्नमेंट विल हैव टू अबाइड बाय इट एंड अकॉर्डिंगली उनको वो चेंजेस करने ही पड़ेंगे. However, the fact of the matter is कि regardless, there were a lot of questions raised with respect to even selection panel में CGI का होना, राइट. बहुत स्कॉलर्स ने बोला था कि ये ओवर रीच की बात कर रहा है, राइट, कि आपके CGI जो डेमोक्रेटिक मैंडेट बिल्कुल इंजॉय नहीं करते, वो क्यों चूज़ करे इलेक्शन कमिश्नर्स या CEC को, राइट. वाइल वी कैन कीप ऑन आर्ग्यूइंग अबाउट इट, वन हैज़ टू लुक एट द स्पिरिट बिहाइंड द जजमेंट विच वॉज टू इंश्योर free, fair, independent appointment when it comes to Election Commission of India, very importantly to retain the legitimacy of the body, right? The body which has gained so much glory over the years कि across the third world, across the global south जो है डेमोक्रेसीज़ की एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक एग्जाम्पल की तरह देखा जाता है. व्हेन वी लुक एट the chief election commissioners of the past, people like T.N. Seshan, who worked day in, day out in the 1990s to make ECI such a strong, independent body which had gained the faith of millions and billions of Indians. अब इसके ऊपर जो चैलेंज उठाया जा रहा है, बार बार हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनफ स्टेप्स नहीं उठा रहा, EVMs की हैकिंग को लेके क्वेश्चन मार्क्स उठाए जाते हैं, राइट. इन सारे इश्यूज के पीछे एक ही चीज़ है, द डिक्लाइनिंग ट्रस्ट विद इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज अ बॉडी. एंड अगेन दिस एक्ट ऑफ 2023 मेक्स इट सीम इवन मोर वल्नरेबल. आपका क्या सजेशन है कि किस तरह से इन इश्यूज को रेमेडी किया जा सकता है? लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो. Very importantly, if you're looking for a foundation course for PSIR to begin your 2026 journey, हमारा कोर्स जो है लॉन्च हो गया है, जिसके अंदर अपार्ट फ्रॉम स्टैटिक वीडियोस टू कवर योर बेसिक्स, यू ऑल्सो गेट मंथली करंट अफेयर्स लेक्चर्स, ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो है वो आपका मिस ना हो एंड आप कंप्लीटली अपडेटेड रहें व्हेन इट कम्स टू PSIR. साथ ही में आप कोड SLEEPY20 भी यूज़ कर सकते हैं 20% ऑफ अवेल करने के लिए ऑन आवर कोर्सेज. दिस वाज ऑल फ्रॉम मी टुडे. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस.